Hello everyone, this is Azad. We will talk about notes making. आज हम बात करने वाले हैं नोट्स बनाने के संदर्भ में, नोट्स कैसे बनाएं। वास्तविकता ये है कि नोट्स हम सब्जेक्ट के अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगर हम करंट अफेयर का नोट्स बनाते हैं तो उसके बारे में भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जहाँ तक मेरा समझना है, मानना है, करंट अफेयर का जो नोट्स है उस नोट्स को और सब्जेक्ट के नोट्स को बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और अगर आप देखेंगे, अभी हम समझेंगे उसको, तो आप सीख जाएंगे और फिर उसके बाद में आपके लिए नोट्स बनाना बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, छोटा ही वीडियो रहेगा, बहुत जल्दी हम इसको बात को समझेंगे। हाउ टू टेक नोट्स परफेक्टली, कैसे, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। आगे अगर हम देखें तो इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, इन बातों का बहुत ख्याल रखना होता है। नोट्स बनाने को तो कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर आपने नोट्स बनाया और आपका नोट्स बहुत प्रिटी नहीं है, बहुत परफेक्ट नहीं है, आपका नोट्स परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट भले ही थोड़ा सुपरलेटिव डिग्री टाइप की हो गई, लेकिन हम कोशिश करेंगे परफेक्ट टाइप का बनाने की, तब हमारा नोट्स एक अच्छा नोट्स बनेगा। ठीक है। इफेक्टिव यानी आपका नोट्स बहुत प्रभावी नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नोट्स आपका बहुत सुंदर है लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, है ना, प्रभावी साबित नहीं हो रहा है। प्रोडक्टिव मतलब बहुत उससे अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, वो यानी उसकी उत्पादकता जो है वो कम है ना, उत्पादकता। इफेक्टिव और परफेक्ट या प्रिटी, सुंदर। प्रिटी का सेंस यहाँ किससे, सुंदर से है। सुंदर नहीं बना पा रहे हो आप तो आपके लिए दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो उत्पादक टाइप का होना चाहिए जिससे आपको फायदा मिले। ठीक है। तो देखिए कुछ हम सैंपल्स देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आप नोट्स देख रहे हैं, दो नोट्स बने हुए हैं। अब आप इन दोनों में से किसी को खराब किसी को सही कह सकते हैं। ये कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है जिसने बनाए हैं, और ये देखिए इंडियन लिटरेचर्स, तो भारत के जो साहित्य हैं उनको लेकर के उसने बनाए हैं। पहला बनाया है उसने वेदास, वेदों को लेकर के, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनके बारे में जो जो बात उसको याद नहीं रहती है वो बात उसने लिखी है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो आता है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं आता है उसको भी लिखेंगे, कुछ इधर उधर की बातें और लिखेंगे, मिर्च मसाला। पहली बात नोट्स में ये जान लीजिए, नोट्स कभी भी बनाइए अगर आपको कोई चीज उस टॉपिक के संबंध में बहुत अच्छे से पता है तो मत लिखिए उसे, क्योंकि वो तो आपको पता ही है। बिना वजह नोट्स को मोटा कर देगी। जब आप रिवीजन करेंगे तो तनाव क्रिएट करेगा कि इतनी मोटी स्पाइरल 4 है, कैसे रिवाइज करूं। इसलिए नोट्स आपका जितना पतला रहेगा उतनी बार रिवीजन करने का मन करेगा। इसलिए जो जरूरी चीजें हैं नोट्स में वही लिखें। मैं अभी आपको करंट अफेयर की आपकी जो रोज पढ़ाता हूं वो पीडीएफ दिखाऊंगा और वहां से आपको नोट्स कैसे बनाए वो भी बताऊंगा। तो निश्चिंत होकर के सुनिए। पहले तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है कोई, वो टू द पॉइंट बात कर रहा है, ऐसे ही ठीक थोड़ा बहुत विस्तार दे करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ने, किसी ने लिखा है, भारत में संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा रखी गई, और इसके बाद इसने इससे ही रिलेटेड दूसरा फैक्ट लिखा है, अगस्त प्रस्ताव 1940, और सर्वप्रथम अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय की बात है, उस समय की बात है। क्रिप्स प्रस्ताव आता है, इसमें भी स्पष्ट स्वीकार किया जाता है। दिवालिया बैंक का चेक है, महात्मा गांधी ऐसा कहकर के क्रिप्स मिशन का विरोध करते हैं, तो वो उसने मेंशन कर दिया है। फिर इसी क्रम में जब हम मानवेंद्र नाथ राय और हम बात कर रहे हैं अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन की बात आ जाती है, तो कैबिनेट मिशन को भी उसने ऐसे टू द पॉइंट मेंशन किया हुआ है। तो आप भी नोट्स कोशिश करें ऐसे ही बनाएं, अनावश्यक बातें न लिखें। देखिए कोई आप पढ़कर देखिए, अनावश्यक बात लिखी है क्या कोई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, मतलब बात टू द पॉइंट लिखी है, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ठीक बात है। ये सर्व से बुजुर्ग थे,
इसलिए वरिष्ठता के आधार पर इनको चुना गया था। लिखा नहीं उसने ये, लेकिन अंडरस्टूड है। मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था, आपको पता है, तो उसने बात उतनी ही लिखी है जितने की जरूरत है। लेकिन न्यूज़पेपर आप देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, तो उसमें तो टू द पॉइंट बात लिखी नहीं होती है, उसमें तो कहानी लिखी होती है। तो वहां से कैसे नोट्स बनाएं, इस पर हम बात करेंगे। एक नोट्स बनाने का तरीका ये भी है, आपने देखा कि हमें थोड़ा जल्दी रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाना है। तो देखिए लोथल क्योंकि फेमस है, तो लोथल के संबंध में जितने फैक्ट संभव है वो सब तीर खींच खींच के ऐसे करके निकाल दिए। गुजरात में स्थित सैंधवकालीन नगर स्थल, तो उनमें लोथल एक नगर है। रंगनाथ राव इससे जुड़े हैं, अहमदाबाद के करीब है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका यहाँ पाई गई हैं। सारी बात उसने लिख दी है। रंगपुर लिख दिया लोथल के बाद, ठीक है। तो ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए वही तरीका पॉलिटी का किसी ने नोट्स बनाया है। अब हमने टॉपिक पढ़ा था क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हम कैसे नोट्स बनाएं। तो आप हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालिए, मान लीजिए आपको पता है कि यूसीसी क्या है, तो आपने यूसीसी करके ऐसे हेडिंग लगा ली। अगर फुल फॉर्म पता है तो फुल फॉर्म नहीं लिखनी है, नहीं पता है फुल फॉर्म तो यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देनी है कि यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है ना, आपको ऐसे करके यहाँ लिख देनी है फुल फॉर्म, ठीक है। अब आगे बढ़िए, हम आगे बढ़े। समान नागरिक संहिता के मुद्दा दिखा, एक राष्ट्र एक विधान। अब आप यहाँ पर जो आपका नोट्स है उस नोट्स के पास आप लिखिए एक राष्ट्र एक विधान। यहाँ पे क्या लिखिए, एक राष्ट्र एक विधान, एक राष्ट्र एक विधान, वन नेशन वन लॉ, एक राष्ट्र एक विधान। आपने लिख दिया, काम की बात थी, कीवर्ड है, आपने लिख दिया। अब यहां देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, समान नागरिक संहिता भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करती है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर समान रूप से लागू हो। तो क्या समान नागरिक संहिता क्या करती है, एक कानून बनाने की बात करती है जो सभी धार्मिक समुदायों पर समान रूप से लागू हो। तो यहां से तीर खींच दिए, या तो ये आप यहां अलग पॉइंट बना दीजिए। यूसीसी क्या है, एक कानून, कानून कैसा कानून, एक कानून है, कैसा कानून है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर लागू हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो सभी धार्मिक समुदायों पर लागू हो, ना कि सभी धार्मिक समुदायों का हो, ठीक है, दोनों में अंतर है। ये कानून है, आपने यहां से ये बात देखी और आपने तुरंत इसको नोट्स में अपने में मेंशन कर लिया। अब देखिए यहां लिखा हुआ है विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर समान रूप से लागू हो। तो जो सभी धार्मिक समुदाय लिखे हैं इनमें भी आप चाहें तो यहां ब्रैकेट लगा करके यहां लिख सकते हैं, यह लागू होगा, लागू होगा। कहां लागू होगा, विवाह, विवाह, विच्छेद यानी तलाक, विवाह, विच्छेद, संपत्ति, संपत्ति आदि। ये आपने क्या लिख दिया, कहां लागू होगा, और इसको बॉक्स बना दीजिए, चाहो तो बॉक्स बना दिया आपने, ठीक है। अब आप आगे बढ़ गए, आपने ये देख लिया, यहां से काम हो गया। अब देखिए अगले पेज पर क्या काम का है। ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर है, ठीक है। तो इसका एक और फीचर आपको देखने को मिला कि ये कैसा कानून है, धर्मनिरपेक्ष कानून है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष कानून है, ठीक है। अब धर्मनिरपेक्ष कानून जब आपने लिख लिया तो सभी धर्मों से तो ऊपर हो गया, अलग हो ही गया, तो धर्मनिरपेक्ष आपने लिख लिया। अब देखिए आगे,
देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। अब इसका संबंध आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है यूसीसी से, तो आप कैसे लिखेंगे? हिंदू सिविल लॉ में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। आप कैसे लिखेंगे? आप यहां जैसे बॉक्स बनाया है वैसे ही लिखिए, हिंदू सिविल लॉ, और इसमें आप क्या लिखेंगे? सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध। आपने यहां लिख दिया साइड में, आपके काम की बात है, आपने साइड में लिख ली। कानून से जुड़ी हुई कोई भी बात आएगी उसको आप वहां लिखेंगे। ठीक है, आपने ऐसे लिख लिया। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है। अब आपने देखा कि ये आर्टिकल 44 से जुड़ रहा है, तो तुरंत एक कानून जो है ये आर्टिकल 44 से जुड़ा है। ठीक है, इतनी बात लिख लिया आपने, आर्टिकल 44 से जुड़ा है। फिर आगे बढ़ गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, टर्की, इजिप्ट जैसे कई देशों में लागू है। तो आप क्या करेंगे कि ये कई देशों में लागू है, ये क्या है? कई देशों में लागू है। ये कानून अन्य देश, अन्य लागू करने वाले देश, करने वाले ही लिख लीजिए, देश मत लिखिए। तो कौन कौन है? पाकिस्तान, इजिप्ट, पाकिस्तान और इजिप्ट, इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, सूडान, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की। ठीक है, ये देश है। अब आपको ये भी पता लग गया, यहीं पर एक और बात नीचे लिखी हुई है जो आपने देख ली है। संविधान के अनुच्छेद 44 में आता है, गोवा में साल 1961 से समान नागरिक संहिता लागू है। तो आप यहां लिख दीजिए, एक कानून, इसे गोवा में 1961 से लागू किया गया है। ठीक है, ये लिख दीजिए आप, आपने ये लिख दिया। चलिए आगे, आपने यहां तक का नोट कर लिया। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, जो बात मैं खुद लिखा रहा हूं आपको, मतलब मैं क्लास के दौरान लिखा रहा हूं, तो उसको तो आप अलग पेज पे लिखोगे ही, उसको आपने अलग पेज पर लिखा ही हुआ है, ये पेज अलग है, और जो मैंने लिखाया हुआ है आपको अपने हाथ से वो पेज अलग है। तो चाहे तो आप इस पेज को ऊपर लगा सकते हैं या नहीं तो नीचे लगा सकते हैं, जहां भी आपका मन करे। तो मान लीजिए आपने ये तो अपना बनाया पीडीएफ से, और ये जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं पैरेलल में, उसका आप साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं। तो जिसका साथ में नोट्स बना रहे हैं उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको यहाँ पर समझना होगा समान नागरिक संहिता क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। अभी हमने लिख लिया तो रिपीट तो करेंगे नहीं, दोबारा तो लिखेंगे नहीं, और न्यूज़पेपर है तो उसमें रिपीटेशन मिलेगा ही आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है। अगर आपको ये नहीं पता है आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी से है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस नोट्स में यहाँ पर लिख दीजिए। जो आपने ये नोट्स बनाया है इस नोट्स में आप यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में 44 से जुड़ा है डीपीएसपी। अब आपको याद बना रहेगा। अगर आपको पता है कि 44 कहाँ आता है तो नहीं लिखना है, बात खत्म। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें कि आपने ये देखा समान नागरिक संहिता में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। अब आप यहां पर आपने एक चीज लिखी थी, वो लिखी थी धार्मिक समुदायों के लिए। किसके लिए? धार्मिक समुदायों के लिए। अब आप एक बात यहां पर लिख सकते हैं, इसी के बगल में लिखना, लेकिन सभी नागरिकों के लिए, नागरिक शब्द लिखना जरूरी है। सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान कानून,
अब आप इतने से ही समझ जाओगे क्या लिखा है आपने, ठीक है। नोट्स भी बनता जा रहा है और आपने चूंकि पढ़ा है टॉपिक को तो आप समझते भी जा रहे हो कि क्यों लिखा जा रहा है। अगला, समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक तथा जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। अब ये सारी बात आपकी लिखी जा चुकी है तो क्यों लिखना। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। संपत्ति, विवाह, तलाक, हिंदुओं, मुस्लिमों, ईसाइयों के लिए अलग अलग। तो लिखने की जरूरत है नहीं, ये पता ही आपको। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति, गोद आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत आप देखेंगे तो सिख, जैन, बौद्ध आते हैं। तो ये बात आप लिख चुके हैं पहले ही। विधि आयोग ने क्या कहा है, तो अब आप एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर विधि आयोग के लिए स्पेशल। क्या लाइन खींचेंगे, यहाँ लाइन खींच के लाइए और लिखिए विधि आयोग। विधि आयोग का पक्ष, ऐसा आपने लिख दिया, ये आपने बॉक्स बना दिया, यहां से तीर खींचा, जो जो बात विधि आयोग ने बताई है पॉइंट वाइज लिख दीजिए। सब बातें लिखी हुई हैं आपकी पॉइंट वाइज। तो ऐसा आपको करंट अफेयर का नोट्स बनाना है, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। कभी कभी क्या होगा, करंट अफेयर के नोट्स में आपको कंसेप्ट ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, कंसेप्ट ज्यादा मिलेगा। कंसेप्ट ज्यादा मिलेगा तो मान लीजिए किसी चीज का पूछा गया है व्हाट, क्या है, तो आप क्या है, कोई चीज मान लीजिए कि चर्चा में आया यूएनओ, तो आप क्या लिखेंगे, यूएनओ ऐसे लिख सकते हैं। और यहां सबसे पहले क्या है वो लिख दीजिए अपना, फिर यूएनओ की बॉडी में क्या क्या है तो वो लिख दीजिए यहां पर। फिर उसके बाद फंक्शन लिख दीजिए, फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं। या वाट में आप अपना एक लाइन में पहले ये बता दीजिए क्या है, फिर उसकी संरचना बता रहे हैं आप, बॉडी, संरचना में क्या आ रहा है उसकी में, फिर उसके कार्य, फंक्शन, उसको बता दिया आपने। तो ये भी आपका नोट्स अच्छा है, ये भी नोट्स आपका अच्छा है। तो दोनों में से किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे बार बार करंट अफेयर का नोट्स, तब आपको समझ में आएगा कि कहां पर क्या जरूरी है लिखना। मान लीजिए मैं रैंडम खोल रहा हूं, ये वाला पेज खुल गया, ठीक है। अब इस पेज पे से आप क्या लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ केवल तभी चरितार्थ होता है जब यह किसी प्रकार के अंतर की अभिव्यक्ति को आश्वस्त करता है। क्या करता है, किसी प्रकार के अंतर की अभिव्यक्ति को आश्वस्त करता है। आयोग ने साफ कहा है कि धार्मिक और क्षेत्रीय दोनों ही विविधता को बहुमत के शोरगुल में कम नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आयोग कौन सा, विधि आयोग। तुरंत स्टेटमेंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या लिखेंगे, विधि आयोग ने, जहां पर आप नोट्स बना रहे थे यहां पर ही आपको लिखना है पहला ही पॉइंट, या जहां भी आपको जगह मिले वहां इसमें विधि आयोग ने कहा है, क्या कहा है, तो पॉइंट आप वहां से इतना शॉर्ट बना के लाइए कि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये रहा, आयोग ने साफ कहा है कि धार्मिक और क्षेत्रीय दोनों ही विविधता को बहुमत के शोरगुल में कम नहीं किया जा सकता है ना। तो कौन सी विविधता, क्षेत्रीय और धार्मिक। धार्मिक व क्षेत्रीय, क्षेत्रीय विविधता, धार्मिक एवं क्षेत्रीय विविधता बहुमत से दबाई नहीं जा सकती, दबाई नहीं जा सकती। इतना लिख लीजिए, आपको पता लग जाएगा विधि आयोग ने क्या कहा है, बस बात खत्म। तो आपको सेंटेंस को पहचानना आता होगा तो आप नोट्स बना लेंगे, पहचानना है नहीं आता होगा तो नहीं बना पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ क्या दिया हुआ है पूरे पेज में, लैंगिक समानता के मद्देनजर आयोग ने सुझाव दिया है कि लड़कों एवं लड़कियों की शादी के लिए 18 वर्ष की आय को न्यूनतम मानक के रूप में तय किया जाए।
ताकि वे बराबरी की उम्र में शादी कर सके। तो विधि आयोग ने एक और बात कही है, वो बात क्या कही है, तुरंत यहां पर लिखिए, क्या कही है, शादी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष, और ब्रैकेट में लिख दीजिए बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए, बोथ, ये कहा है, दूसरा पॉइंट लिख दिया आपने। तो ऐसे करके आपको करंट अफेयर का नोट्स बनाना है, ठीक है। तो करंट अफेयर का नोट्स बनाने में मेरा ख्याल ये है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस समझना ये है कि आपने पीडीएफ जो पढ़ी है, उस पीडीएफ को पढ़ते टाइम आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बना करके बताया है आपको क्लास में, आप तुरंत बना लीजिए, तो ये आपके नोट्स में रहेगा ही पहले से, समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको बस ये देखना है कि जो नोट्स आप पढ़ रहे हो, एक बार आपने क्लास में पढ़ा, दूसरी बार नोट्स बनाते टाइम पढ़ा, ये मान लीजिए आपका मजबूत हो गया, दूसरी बार में नोट्स बना लिया, इस नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिए 1-2 दिन में, फिर देखिए तीसरी बार रिवाइज हो गया, और जितनी ज्यादा बार रिवाइज होगा कंटेंट आपको याद रहेगा। देखिए, संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो तुरंत इसको मेंशन कर दीजिए पॉइंट लगा करके या नोट करके। संविधान ने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अब इसमें शब्द क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपको लग रहा होगा सिंपल। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसने दिया है, संविधान ने दिया है। सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जवाब होगा नहीं। व्यक्ति में तो कोई विदेशी भी हो सकता है, नागरिकों को है, किसको, नागरिकों को, जो सिटीजन है। तो संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, ठीक है। ये बात कहां पर लिखी हुई है, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप मान लीजिए फंडामेंटल राइट में है, फंडामेंटल राइट, तो सामने ऐसे FR लिख दीजिए। सभी पर समान कानून थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ है, ठीक है। अब इसको अपना पॉइंट, जब पक्ष विपक्ष लिख रहे हैं किसी मुद्दे का, जैसे आप UCC का ही पक्ष विपक्ष लिख रहे हैं, UCC, तो इसके विपक्ष में आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, विपक्ष है ना, या आलोचना, यहां क्या लिखेंगे आप, आलोचना में किसी धार्मिक समुदाय पर कानून को थोपना, ये थोप रहे अगर कानून तो ये गलत है, ठीक है। तो आपको ये बात पता लग गई। तो ऐसे ही आप नोट्स बनाते जाएंगे और मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुस्लिमों के मुताबिक उनके निजी कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित है, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू कर उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए, ठीक है। आगे देखिए, मुस्लिम विद्वानों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। अब ये फैक्ट है बहुत अच्छा, एग्जाम में पूछा जाए न पूछा जाए, लेकिन माहौल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आपने लिख दिया साइड में, शरिया कानून 1400 वर्ष पुराना, बस फैक्ट लिख लिया आपने। तो ऐसे करके आप नोट्स बनाते जाइए। कोई पक्ष की बात आ रही है, आपने पक्ष में लिख दिया, विपक्ष की बात आ रही, विपक्ष में लिख दिया, पक्ष विपक्ष के बाद अंत में आप एक अपनी तरफ से, या तो करंट अफेयर में दिया होगा थोड़ा कंक्लूजन, नहीं दिया तो अपनी तरफ से कि क्या कुछ हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर देश में 800 कानून अभी लागू हैं, 800, और हम 800 कानून की जगह पर एक कानून लाना चाह रहे हैं। 800 कानून में हो सकता है 200 मुस्लिम धर्म के हों, 200 हिंदू धर्म के हों, 300 ईसाइयों के हों, और कुछ कॉमन हो। इन सब की जगह हम क्या लाना चाह रहे हैं, एक, और एक लाने पे बवाल हो रहा है। तो हम क्या करें, ऐसे कानून देखें जिन पर विवाद नहीं है। तो ऐसे कानूनों की संख्या 600 है। 200 कानून ऐसे हैं जिन पर विवाद है, तो 600 की जगह पे पहले एक बना दीजिए और 200 को चलने दीजिए ऐसे ही। तो टोटल कानून कितने हो गए, 201। ये सॉल्यूशन है, 201 बना दीजिए, और फिर जब मौका आएगा आगे तब फिर 200 में से कुछ कम कर लेंगे। तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से आपको एक पक्ष विपक्ष के साथ में एक अपनी भाषा में कंक्लूजन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा फायदा करेगा,
ठीक है। तो ऐसे ही नोट्स आपको बनाना है और आज की एप्लीकेशन की क्लास नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा काम ज्यादा है इसलिए चलिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। कैसा लगा मुझे ये जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट आपका रह रहा है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।